नमस्कार सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। आज अपन एक नया टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अपनी जो यूजी लेवल का जो पोर्शन है पहले से स्टार्ट कर रखा था, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन हालांकि दो टॉपिक है, वो पहला कंप्लीट हो चुका है। जैसे पहले अपन ने कंप्लीट किया था जो एनिमल टैक्सोनॉमी है, उसके बाद में सेकंड जो अपने डिस्कस किया था वो था प्लांट टैक्सोनॉमी। उसी चीज़ को अपन थर्ड पार्ट में डिवाइड करते हुए आगे अपन कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है ना। ये आपके टॉपिक इसमें मेंशन किया गया है कि हायर प्लांट्स में लैंगिक जनन का डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर हायर प्लांट्स में से कौन से लैंगिक के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जनन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन्हीं के रिगार्डिंग अपन डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले प्लांट्स में प्रजनन की जो विधि है, प्रजनन का मतलब होता है, ये सभी अपन कॉमन जानते हैं। देखो, जो भी फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वैसे कोई बच्चे तो है ही नहीं, फिर भी अपन जब पढ़ाने स्टार्ट करते हैं तो सभी चीज़ें बतानी पड़ जाती है। तो प्रजनन का मतलब जीवों की वह क्षमता जिसके द्वारा वह जीव जो है अपने समान रूप से, अपने समान जो प्रोजेनी है उनको जन्म देते हैं या उत्पत्ति करते हैं, अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं। वह मेथड क्या कहलाता है? इनका प्रजनन कहलाता है। तो प्रजनन सभी जीवों में पाया जाता है, जीवित जीवों का एक विशेष लक्षण है। लेकिन यहाँ पर अपन देखेंगे खास तौर से पादपों के अंदर जो प्रजनन है वो कौन से मेथड से होता है। तो कॉमन 3 प्रकार के मेथड से होता है। एक वेजिटेटिव मतलब कायिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। कायिक प्रजनन में अगर आप देखोगे तो इसका मतलब किसी भी प्लांट्स का कोई भी पार्ट हो, टहनी हो, पत्ती हो, जड़ हो, कोई भी पार्ट हो, यदि वो यहाँ से टूटकर अलग हो जाए और यहाँ से एक नया प्लांट है वो विकसित कर दे, इस प्रकार से, ये तो क्या कहलाएगा? कायिक प्रजनन कहलाएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन खासतौर से लोअर जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर देखने को मिलता है, जिनमें से अपन देखेंगे कुछ विशेष प्रकार की मॉडिफाइड स्ट्रक्चर बनती हो। कायिक में डायरेक्ट ब्रांच या कोई भी चीज़ टूटकर उसी से नया प्लांट बने, लेकिन यदि कायिक भाग में कुछ विशेष प्रकार की मॉडिफाइड स्ट्रक्चर बने और वो स्ट्रक्चर जो हो नए प्लांट बनाने में सक्षम हो, तो उसे क्या कहते हैं? एसेक्सुअल या अलैंगिक जनन कहते हैं। सेक्सुअल जनन जिसमें 2 पेरेंट की आवश्यकता पड़ती हो, इन दोनों में सिंगल पेरेंट से काम चल जाता है। एक ही पेरेंट की आवश्यकता पड़ती है और यहाँ पर डबल पेरेंट मतलब 2 प्लांट की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें से एक नर हो और एक मादा हो। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं नर और मादा प्लांट्स में, मोस्टली प्लांट्स जो होते हैं बाइसेक्सुअल होते हैं। एक ही प्लांट के अंदर दोनों पार्ट पाए जाते हैं, नर और मादा पार्ट पाया जाता है। ठीक है। अब अपन देखेंगे पहला जो है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। पादपों में 2 प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती हैं। एक होती है स्पोरोफाइटिक, जो नॉर्मल प्लांट अपन बड़े जो प्लांट्स हैं, हायर प्लांट्स में जो नॉर्मल अवस्था अपन जिसे देख रहे हैं वो कौन सी? उनकी स्पोरोफाइटिक अवस्था है। जबकि दूसरी गेमेटोफाइटिक, जब बड़े जो प्लांट्स हैं इन प्लांट्स के ऊपर क्या निकलते हो? पुष्प निकलते हो, फ्लावर निकलते हो। तो वो जो फ्लावर वाली स्टेज है वो कौन सी होती है? इनकी गेमेटोफाइटिक स्टेज होती है। वो बहुत कम समय के लिए होती है, छोटे समय के लिए होती है। जबकि स्पोरोफाइट जो होती है वो बड़ी अवस्था होती है, पूरे लाइफ टाइम तक चलती रहती है और इनके ऊपर गेमेटोफाइटिक स्टेज आती रहती है और चली जाती है। ये शॉर्ट टाइम के लिए होती है। दोनों अवस्थाएं सभी पादपों में एक के बाद एक अल्टरनेट आती रहती है। इसे क्या कहते हैं? अल्टरनेटिव जनरेशन, लाइफ जनरेशन के नाम से जाना जाता है। देखो, जैसे सभी पादपों में मुख्य अवस्था जो होती है वो स्पोरोफाइटिक होती है। जिस पादप को आप देखोगे कि वो कौन सी अवस्था है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? स्पोरोफाइटिक अवस्था कहते हैं। लेकिन लंबे समय तक बनी रहती है और बहुत कम समय के लिए इनमें क्या होती है? गेमेटोफाइटिक अवस्था होती है, जिनमें गेमिट्स का निर्माण होता हो, वो गेमेटोफाइटिक अवस्था कहलाती है। नर और मादा युग्मकों का निर्माण होता है। अपवाद के रूप में अगर आप देखोगे तो केवल प्लांट्स किंगडम में, टोटल प्लांट्स के अंदर केवल ब्रायोफाइटा जो है, ब्रायोफाइट्स जो हैं, उनके अंदर क्या पाया जाता है? मुख्य जो थैलस आप देख रहे हो वो थैलस तो क्या है? गेमेटोफाइटिक है। मुख्य जो थैलस है वो कौन सा है? गेमेटोफाइटिक अवस्था है। ठीक है ना। तो यहाँ पर इनकी मुख्य अवस्था कौन सी होती है? गेमेटोफाइटिक होती है। जबकि कम समय के लिए जो अवस्था होती है, शॉर्ट टाइम के लिए जो अवस्था होती है वो क्या कहलाती है? इनकी स्पोरोफाइटिक अवस्था कहलाती है, जिनके अंदर क्या बनते हैं? स्पोर्स का निर्माण किया जाता है। इनमें स्पोर्स का निर्माण होता है, जबकि इसमें गेमेटोफाइट के अंदर गेमिट्स का निर्माण होता है। ठीक है ना। इसे बीजाणुद्भिद अवस्था भी कहते हैं, जो शॉर्ट टाइम के लिए होती है। मतलब सभी प्लांटों में अपवाद अगर आप देखोगे तो केवल ब्रायोफाइटा है।
लोअर प्लांट्स में, स्पोरोफाइटिक प्लांट में क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया है, स्पोर्स का निर्माण होता है। जो मोस्टली स्पोर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं भाई, हैप्लॉइड होते हैं। कई प्लांट्स में अपवाद स्वरूप डिप्लॉइड भी होते हैं, जो आगे अपन कभी डिस्कस करेंगे। एंजियोस्पर्म जो अपने हायर प्लांट्स के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं प्लांट्स की रिगार्डिंग, तो इनमें आवर्तबीजी पादपों को अपन पढ़ना है। ठीक है, पादपों में मुख्य अवस्था जो है वो स्पोरोफाइटिक होती है। जो आप देख रहे हो वो स्पोरोफाइटिक अवस्था है, जिन पर शॉर्ट टाइम के लिए क्या बनते हैं, पुष्प या फ्लावर बनते हैं। और फ्लावर के अंदर क्या होते हैं, लैंगिक जननांग होते हैं। और वो अवस्था कौन सी है, कहलाती है गेमेटोफाइटिक अवस्था कहलाती है, जो एक विशेष टाइम पर शॉर्ट टाइम के लिए आती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको रखा है। मेल गेमेटोफाइट का एग्जाम्पल क्या है, मेल गेमेटोफाइट किसे कहते हैं, तो मेल गेमेटोफाइट जो पोलन ग्रेन को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, पोलन ग्रेन। देखो गेमेटोफाइट का मतलब होता है गेमिट्स रखने वाला, गेमिट रखने वाला। तो गेमिट किस में पाए जाते हैं, देखो पोलन ग्रेन जो है शब्द, पोलन है तो ये भी क्या है, हैप्लॉइड स्पोर है, हैप्लॉइड स्पोर है, लेकिन ये गेमिट नहीं है। क्या नहीं है, ये गेमिट नहीं होता है। हैप्लॉइड इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर जैसी स्ट्रक्चर आप देखोगे तो इसमें दो प्रकार की कोशिका होती है, एक जनरेटिव सेल होती है, एक वेजिटेटिव सेल होती है। जनरेटिव सेल जो है इनमें एक विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन, जिसके कारण से दो छोटी न्यूक्लियस या कोशिकाएं बनती है। ये दो जो बनी ऊपर वाली, ये वैसे जनरेटिव सेल नीचे होती है, ये दोनों जो बनी है ये दोनों क्या बनाएंगे, अब गेमिट बनाएंगे। इसका मतलब गेमिट किस में बन रहे हैं भाई, पोलन ग्रेन के अंदर बन रहे हैं। तो पोलन ग्रेन गेमिट को बनाने वाला है, इसका मतलब क्या कहलाएगा, ये गेमिट को रखने वाला घर गेमिटोफाइट कहलाता है। तो पोलन ग्रेन किसको रखता है, गेमिट्स को रखता है। कितने गेमिट्स को, दो मेल गेमिट्स को। नर गेमिट कितने बनते हैं इसमें, दो। दो नर युग्मक बनते हैं। यहाँ पर सेम देखोगे फीमेल गेमेटोफाइट कई बार पूछा जा चुका है। फीमेल गेमेटोफाइट किसे कहते हैं, तो जो एम्ब्रियोसेक है, किसे कहते हैं, एम्ब्रियोसेक। क्योंकि एम्ब्रियोसेक खुद अपने आप में कैसी है, चार जो टेट्रा स्पोर बनते हैं, टेट्रा स्पोर बनते हैं, मेगा स्पोर बनते हैं, मेगा स्पोर बनते हैं। ये क्या कहलाता है, फीमेल स्पोर कहलाता है, फीमेल गेमेटोफाइट कहलाता है। ठीक है, अब इनमें से चार जो बने हैं, इनमें से कोई एक जो है नीचे वाला, वो केवल सर्वाइव करता है। जो सर्वाइव करता है उसे अपन क्या कहते हैं, एम्ब्रियोसेक कहता है। एम्ब्रियोसेक के अंदर अब जो है वो विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन। कितनी बार होगा, 3 बार समसूत्री विभाजन होता है, जिसके कारण से 8 न्यूक्लियस जो है वो देखने को मिलते हैं। इसका मतलब जो गेमिट का निर्माण होगा वो किसमें होगा, एम्ब्रियोसेक में गेमिट का निर्माण होता है। तो एम्ब्रियोसेक भी यहाँ पर क्या कहलाता है, अपने आप में एक गेमेटोफाइट कहलाता है। कौन सा गेमेटोफाइट, तो यहाँ पर फीमेल गेमिट बनेगा, इसलिए फीमेल गेमेटोफाइट कहलाएगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, रिपीट हो चुका है, इसलिए अपन थोड़ा सा डिस्कस किया इसके बारे में। देखो प्लांट्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो कौन सा है भाई, फ्लावर है। फ्लावर है क्योंकि अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब अपन पढ़ते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है अपना फ्लावर। फ्लावर के बारे में अपने को पूरी जानकारी अगर है तो दैट मीन्स अपन हर चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिक अपन समझ जाएंगे कि अपन इसमें क्या दिया है क्या नहीं। तो फ्लावर एक मॉडिफाइड स्टेम है, स्टेम का ही क्या है, एक मॉडिफिकेशन है, जिसमें मुख्य रूप से 4 चक्र पाए जाते हैं। ठीक है, बाहर बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज को इंग्लिश में कहते हैं कैलिक्स, और वैसे कहते हैं सेपल, सिंगल को क्या कहते हैं, सेपल्स। इसके अंदर होता है दलपुंज, जो कैसा होता है, कलर्ड, कलर्ड होता है, और इसे कहते हैं पेटल, सिंगल को पेटल कहते हैं, जो क्या होते हैं, सहायक चक्र होते हैं, कीट इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने और सुरक्षा करने के लिए काम आते हैं। इन दोनों के अंदर 2 चक्र जो हैं वो एक बाहर की तरफ तो पाया जाता है एंड्रोशियम, जिसके अंदर नर जननांग का समूह है, वो क्या है, नर जननांग का समूह है, और ये गाइनोशियम सबसे अंदर जो होता है वो गाइनोशियम होता है, जो मादा जननांग का क्या होता है, समूह होता है। नर और मादा जननांग सेंटर में पाए जाते हैं। प्लांट की
जो एपिकल पार्ट होता है, जैसे मान लो कोई तना है, तने के अंदर यहाँ पर इस प्रकार की स्ट्रक्चर चलती रहती है। इस प्रकार की स्ट्रक्चर चलती रहती है प्लांट के अंदर। तो ये जो एपिकल लीफ प्राइमोर्डिया है, इसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? लीफ प्राइमोर्डिया बोलते हैं। मतलब इनसे लीफ बनने वाला है, आगे तने की ग्रोथ होने वाली है। एपिकल स्टेम बोल सकते हो। एपिकल मेरिस्टेम सेल्स इसके अंदर पाई जाती है, जिनके लगातार विभाजन होने के कारण से तने का विकास होता है, तने की लंबाई बढ़ती है और पत्तियां हैं वो निकलती रहती हैं। ठीक है, तो इनमें जो एपिकल सूट है, ये वाला एपिकल सूट या टिप, इनमें क्या होता है? कुछ चेंजेस होता है। टेम्परेचर का चेंजेस है, केमिकल चेंजेस है, हार्मोनल चेंजेस है। उन चेंजेस होने के कारण से जो एपिकल बड है, ये क्या कहलाती है? एपिकल बड। एपिकल बड किस में कन्वर्ट हो जाएगी? फ्लावर बड में, फ्लोरल बड में कन्वर्ट होगी। और फ्लावर बड से क्या बनेगा? फ्लावर बनेगा। इसका मतलब नॉर्मल कंडीशन चलती रहती है प्लांट में, तो इनमें कौन सी रहती है? एपिकल बड रहती है, वेजिटेटिव बड रहती है। वेजिटेटिव बड में विशेष प्रकार के हार्मोनल और जीन एक्सप्रेस होने के कारण से या इन्वायरमेंट में चेंजेस होने के कारण से क्या होती है? वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्लावर बड में कन्वर्ट होती है। और फ्लावर बड में कन्वर्ट होगी, इसका मतलब इसमें फ्लावर बनना प्रारंभ हो जाएगा। तो यहाँ पर एपिकल बड या टर्मिनल या एक्सिलरी बड, क्योंकि एक्सिलरी बड का मतलब है कि पत्तियों के कक्ष के अंदर जो यहाँ पर बड पाई जाती है, ये वाली, इनमें भी क्या हो सकता है? फ्लावर बन सकता है। तो इनमें भी क्या होता है? हार्मोनल चेंजेस हो सकता है, स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं और फ्लोरल प्राइमोर्डियम बदल जाते हैं। अभी देखो मैंने बताया आपको, लीफ प्राइमोर्डियम जो स्ट्रक्चर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? अब फ्लोरल प्राइमोर्डियम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, जिससे फ्लावर बड के नाम से जाना जाता है या फ्लावर डेवलप्ड होता है। वेजिटेटिव बड, ठीक है ना? पहले जो प्लांट नॉर्मल ग्रोथ कर रहा है, अपने तने की ग्रोथ कर रहा है, उसकी जो एपिकल शीर्ष भाग है वो क्या कहलाता है? वेजिटेटिव या कायिक बड या कलिका कहलाती है। को फ्लावर बड में चेंज या ट्रांसिशन, फ्लावर बड इनिशिएशन कहलाता है। मतलब वेजिटेटिव बड है, कन्वर्ट इनटू किसमें? फ्लोरल बड में। तो इसे अपन क्या कहते हैं? फ्लावर बड इनिशिएशन कहते हैं, FBI कहलाता है। जिसके लिए दिन की लंबाई, मैंने कहा ना अलग अलग फैक्टर काम करते हैं, लंबाई है, टेम्परेचर है और बायोकेमिकल प्रोसेस है, जीन एक्सप्रेशन है, सभी चीज़ें इनको डिसाइड करती है। ये बड में मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाई जाती है, ठीक है ना? मेरिस्टेमेटिक सेल्स का मतलब होता है वह सेल्स जिनमें कंटिन्यूअस डिवीजन करने की क्षमता पाई जाती हो, क्या कहलाती है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहलाती है। तो ये एपिकल मेरिस्टेमिक सेल्स पाई जाती है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाई जाती है किसमें? ऊपर वाले शीर्ष वाले भाग में। वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्लावर मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाती है, चेंज होकर फ्लावर के पार्ट बनाने लगते हैं। और जब मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है वेजिटेटिव, वो किस में कन्वर्ट हुई है? फ्लोरल मेरिस्टेम में। अगर एक बार कन्वर्ट हो गई तो वापस इसमें जल्दी से कन्वर्ट नहीं होती है, ये पूरा फ्लावर बनाने के बाद ही कन्वर्ट होगी, अगर होगी तो, या फिर नई ब्रांचेस निकलेगी। लेकिन ये कैसी है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है ना? ये कैसी है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है। हालांकि जैसे रोज है, गुलाब है, गुलाब के अंदर कई बार देखने को मिलता है कि जो फ्लावर है, फ्लावर का बीच वाला जो पार्ट है उसके अंदर से वापस जो है वेजिटेटिव जो बड है वो बन जाती है। तो ये रिवर्सिबल हो सकता है एक्सेप्शनली, लेकिन ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। देखो अरेबिडोप्सिस प्लांट में EMF1, EMF2 जीन वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए ना कि अरेबिडोप्सिस के अंदर कौन से जीन है जो वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए, कायिक वृद्धि के लिए आवश्यक हैं, वो कौन से हैं? EMF1 और 2 फ्लोरल विकास को रोकते हैं। ये क्या करते हैं भाई? फ्लावर बड को बनने से सप्रेस करते हैं, मतलब उसको दबाते हैं, रोकते हैं। टर्मिनल फ्लावर 1, इसे बोलते हैं अपन TFL1। यह जीन भी वेजिटेटिव ग्रोथ को मेंटेन करता है, मतलब वेजिटेटिव ग्रोथ को ज़्यादा सपोर्ट करता है और फ्लावर को रोकता है या फ्लावर को थोड़ा डिले करता है, ठीक है ना? सेंट्रो
रेडियलस CEN जीन, ये जीन जो है वो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, रेंडमली पूछा जाता है। CEN जीन टर्मिनल फ्लावर बड को सप्रेस करता है। जैसे एग्जाम्पल स्नैपड्रैगन के अंदर क्या होता है, ये टर्मिनल फ्लावर बड को रोकता है। ये भी मतलब वेजिटेटिव बड को बढ़ाने में सहायक होता है। लेकिन जब ये जीन एक्सप्रेस नहीं होंगे तो सीधा सा फ्लावर बड ऑटोमेटिक बन जाएगा। ये जीन क्या होंगे, जब एक्सप्रेस नहीं होगा तो फ्लावर बड ऑटोमेटिक बन जाएगा, क्योंकि फ्लावर वाले जीन है उनको दबाने वाला कोई नहीं रहेगा। यदि इसमें म्यूटेशन हो जाए तो वहाँ पर वेजिटेटिव ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी, केवल फ्लावर बड ही देखने को मिलेगी। DET एंड वेज 1, DET1 और वेज 1 गार्डन पी के अंदर, मतलब मटर के अंदर पाया जाता है। फ्लावर के बनने के लिए जिम्मेदार है, ये फ्लावर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, फ्लावर को इंड्यूस करता है। यहाँ पे आप देखोगे TFL1, TFL2 ये जीन सूट आइडेंटिटी जीन को प्रमोट करते हैं, मतलब ये वेजिटेटिव ग्रोथ को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। यदि इनमें म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा, वहाँ पर फ्लावर विकसित होगा। ठीक है, इनमें म्यूटेशन हो जाए तब, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में कैसे करते हैं, सूट आइडेंटिटी जीन होते हैं ये, मतलब वेजिटेटिव ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। आगे आप देखोगे लीफी जीन के बारे में, और जो एपेटेला1 है ये, इनके बारे में कई बार जीन पूछा गया है। लीफी जीन के नाम से भी है कि लीफी जीन कि ये क्या करता होगा, सूट को बनाता होगा। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, फ्लावर बड को इंड्यूस करता है। किसको बड करता है, फ्लोरल बड, मतलब पुष्प को बढ़ाता है, ये फ्लावर के निर्माण को प्रेरित करता है। लेकिन अगर इस जीन में क्या हो जाए, म्यूटेशन, यदि इस जीन में म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा, सूट बन जाएगा उसकी जगह, मतलब नॉर्मल तना बनेगा। उल्टा है थोड़ा सा कि लीफी जीन जो है वो फ्लावर बड को इंड्यूस करता है, प्रेरित करता है। लेकिन अगर इस जीन में म्यूटेशन हो जाए तो वहाँ पर फ्लावर बड नहीं बनेगा, लीफ को ही इंड्यूस करेगा। तो नाम के जस्ट ऑपोजिट है, यह फ्लावर आइडेंटिटी जीन है। ठीक है ना, ये फ्लावर को इंड्यूस करने वाला जीन है। लेकिन इसमें म्यूटेशन हो जाए तो वहाँ पर क्या बनेगी, लीफ का निर्माण होता है। देखो पहला पार्ट अगर अपन देखेंगे इसमें, किसमें अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना चाह रहे हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अपन उस डायरेक्शन में अगर आप जाना चाहते हो तो उस डायरेक्शन में सबसे पहले अपने पास आएगा एंड्रोशियम। एंड्रोशियम है क्या, एंड्रोशियम एक समूह है जिसके अंदर नर जननांग पाया जाता हो, कलेक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नोन एज एंड्रोशियम। एंड्रोशियम की एक जो सिंगल यूनिट होती है वो क्या कहलाती है, स्टेमन। सिंगल यूनिट जो है वो क्या कहलाती है, स्टेमन। तो स्टेमन को कलेक्शन रूप से अगर अपन एक साथ में कलेक्ट करें तो उसको ग्रुप में क्या कहेंगे, अपन एंड्रोशियम कहेंगे या पुमंग कहेंगे। यूनिट क्या होती है इसकी, स्टेमन होती है, हिंदी में इसे पुंकेसर कहते हैं। पुष्पों में नर जननांग अंग होता है, इसमें एक इकाई स्टेमन कहलाती है। स्टेमन में मुख्य रूप से दो भाग लिखा होता है, कई जगह 3 भाग लिखा होता है। 2 भाग, NCERT भी आजकल 2 भाग ही बोल रही है, पहला और दूसरा। ऊपर की तरफ आप देखोगे तो एंथर, इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या है, ऊपर वाला तो एंथर वाला भाग और नीचे वाला फिलामेंट, लेकिन इनके बीच में एक टिश्यू पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, संयोजी ऊतक कहते हैं। तो तीसरा पहले वो लिखा होता था। एंथर 2 लोब का बना होता है, जैसे मैंने अभी बनाया आपके सामने, 2 पालियों से बना होता है तथा दोनों पालियां आपस में संयोजी ऊतक से, कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ा रहता है। तो तीसरा पार्ट कौन सा भाई, कनेक्टिव टिश्यू है। तो इसका मतलब स्टेमन में कुल 3 भाग पाए जाते हैं, पहला एंथर, दूसरा फिलामेंट और तीसरा कनेक्टिव टिश्यू। हालांकि 2 ही बोला जाता है, एंथर और फिलामेंट। वो डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन और ऑप्शन पर कि वो क्या पूछ रहा है और ऑप्शन में क्या दे रहा है अगला। देखो एंथर, मोस्टली जो एंथर होते हैं उनके अंदर 2 लोब पाए जाते हैं। उन्हें 2 लोब जो पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, डाइथिकस कहा जाता है। डाइथिकस कहते हैं या बाई लोब्ड एंथर कहा जाता है। लेकिन कुछ अपवाद पाए जाते हैं, ठीक है, जिनके अंदर 1 लोब भी देखने को मिल सकता है आपको, जैसे मालवेसी फैमिली। मालवेसी फैमिली के अंदर जैसे आपके हिबिस्कस रोजासाइनेंसिस आता है, गुड़हल आता है, तो यहाँ पर भिंडी भी आती है, गुड़हल भी आता है। ये सभी कैसे होते हैं, मालवेसी कुल में आते हैं। और मालवेसी कुल में एंथर जो होता है उसके अंदर 1 ही लोब पाया जाता है।
इस प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है, लेकिन इसके अंदर 2 चेंबर पाए जाते हैं। क्या होते हैं? 2 चेंबर पाए जाते हैं, 2 माइक्रोस्पोरेंजियम पाए जाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? मोनोथीकस कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल आपको याद है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है कि मोनोथीकस जो एंथर है वो किस फैमिली में, किस मेंबर के अंदर देखने को मिलता है। तो फैमिली मालवेसी, और एग्जाम्पल गुड़हल है, भिंडी है, जो भी इसमें फैमिली में सभी मेंबर जो आते हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। एंथर की प्रत्येक पाली, एक लोब जो है, प्रत्येक एक लोब में 2 चेंबर पाए जाते हैं। मैंने कहा ना, एक लोब है तो 2 चेंबर, और दूसरा लोब है तो इसमें भी 2 चेंबर। टोटल कितने हो गए? 4। 2 लोब है तो 4, एक लोब है तो 2 चेंबर पाए जाते हैं, जिन्हें लघु बीजाणुधानी माइक्रोस्पोरेंजियम कहा जाता है। अर्थात डाइथिकस एंथर अगर कोई होगा, 2 लोब वाला एंथर होगा, तो उसमें माइक्रोस्पोरेंजियम कितनी होगी? 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होगी, जैसे अभी अपन ने बनाया यहाँ पर। मोनोथीकस, जैसे यहाँ पर जो गुड़हल अपन ने देखा, मालवेसी जो फैमिली देखी, उसमें मोनोथीकस है, तो मोनोथीकस में केवल कितनी पाई जाएगी? 2 बीजाणुधानियाँ पाई जाती है, जैसे एग्जाम्पल अभी अपन ने बताया था मालवेसी कुल। इस एंथर को क्या कहते हैं? बाइस्पोरेंजिएट एंथर कहा जाता है। इस एंथर को क्या कहते हैं? बाइस्पोरेंजिएट भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर 2 ही पाई जाती है स्पोरेंजिया, और नॉर्मल कितनी पाई जाती है? 4 पाई जाती है, तो उसे टेट्रास्पोरेंजिएट कहते हैं। मोनोस्पोरेंजिएट, देखो अभी अपन ने बात किया कि भाई कुछ ऐसे होते हैं ये, और कितनी पाली इसमें चेंबर कितना है? एक ही चेंबर हो, इसमें चेंबर कितने हैं? एक ही चेंबर पाया जाता हो, यहाँ पर ये कंडीशन है, तो इसे क्या बोलते हैं? मोनोस्पोरेंजिएट एंथर। इसके अंदर एक चेंबर पाया जाता हो, सिंगल माइक्रोस्पोरेंजिएट पाया जाता हो। तो इसमें एक ही पाली होती है, और एक ही पाली के अंदर एक ही बीजाणुधानी होती है, पाई जाती है, जिसका एग्जाम्पल है यहाँ पर, ये सबसे बेस्ट इसका एग्जाम्पल है एर्कीथेबियम या आर्कीयूथोबियम कहते हैं। इसमें ड्वार्फ मिस्टलेटोइज है ना, यहाँ पर इसके प्रोनाउंसिएशन का पता इतना आइडिया नहीं है, मिसलेटोइज, ड्वार्फ मिसलेटोइज, ठीक है ना। ये आप याद रख लेना कि इसका एग्जाम्पल हमेशा याद पूछा जाता है कि जो माइक्रोस्पोरेंजिएट है उसमें सिंगल माइक्रोस्पोरेंजिएट किसमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये इसका एग्जाम्पल है। ये सीट्रस का एग्जाम्पल तो बहुत रेयर कहीं देखने को मिलता होगा, और कुछ जगह जो है मालवेसी भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो वो भी मिल सकता है, लेकिन आपको ये एग्जाम्पल सबसे बेस्ट याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो हमेशा आपको वो ही पूछा जाता है, ताकि वो ज़्यादा कोई विवाद में ना घिरा हुआ हो। जो आंसर क्लियर होगा वो ही आपको एग्जाम के अंदर दिया जाता है। देखो माइक्रोस्पोरेंजियम है क्या, किस प्रकार का चेंबर है, क्या है? तो माइक्रोस्पोरेंजियम के नाम से भी है वह चेंबर, एंथर का वह चेंबर जिसके अंदर माइक्रोस्पोर का निर्माण हो, और माइक्रोस्पोर को ही अपन क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन्स कहा जाता है। तो पोलन ग्रेन्स का जो निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? माइक्रो चेंबर कहा जाता है, या माइक्रोस्पोरेंजियम कहा जाता है। एंथर या स्पोरेंजियम 4 भित्तियों से घिरा होता है। तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम जो है उसके ऊपर कितनी भित्तियाँ पाई जाती है? 4 भित्तियों से घिरा होता है। सबसे बाहरी जो भित्ति होती है वो कौन सी होती है? एपिडर्मिस होती है, जो सिंगल सेलुलर सेल से बनी होती है। एंडोथीशियम एक विशेष प्रकार की लेयर होती है जिनके अंदर सेलुलोज का यू शेप्ड जो डिपोजिशन है वो पाया जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार की सेल होती है इनके अंदर। यहाँ पे आप देखोगे थोड़ी बड़ी कोशिकाएं पाई जाती हैं, लंबी कोशिकाएं होती हैं। जब आप डायग्राम में देखोगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। इस प्रकार की होती है, और इनके अंदर डिपोजिशन है वो अधिक पाया जाता है। यहाँ पर इस प्रकार का डिपोजिशन जो है इस प्रकार से डिपोजिशन पाया जाता है यू शेप का। भित्ति मोटी होती है, थिकनेस अधिक पाई जाती है यहाँ पे,
और इनमें जल ग्रहण करने की क्षमता अधिक पाई जाती है। जल ग्रहण कर सकता है और जल को त्याग सकता है, इसलिए कैसे किसे क्या कहते हैं, इसे आर्द्रता की क्षमता पाई जाती है। इसे अपन हाइग्रोस्कोपिक कैपेसिटी, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि जब एंथर के अंदर से जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं, डिस्पर्जन उनका होता है, उस टाइम पे कौन सी मेम्ब्रेन जो है वो टूटती है या सूखती है, अपने जल को त्यागती है। तो उस टाइम पे कौन सी सेल्स त्यागती है, एंडोथीशियम जो सेल्स होती है वो अपना वाटर को त्यागती है और सूखती है, और वहाँ से क्या होता है, एंथर फटता है, जिसके कारण से वो बाहर निकल जाते हैं पोलन ग्रेन्स। तो एंडोथीशियम बाह्य त्वचा के जस्ट नीचे इनर साइड में पाया जाता है तथा एक परत के रूप में पाया जाता है। ये सेल्स कैसी होती है, बड़ी सेल्स की एक सिंगल परत होती है। सेल्स में देखो अल्फा सेलुलोज का डिपोजिशन है वो अधिक पाया जाता है, जमाव से रेशेदार पट्टियाँ फाइब्रस बैंड बन जाते हैं, मैंने कहा ना यू शेप के कारण से एंडोथीशियम सेल्स आर्द्रताग्राही होती है, हाइग्रोस्कोपिक होती है भाई, हाइग्रोस्कोपिक होती है। इनकी जो बैंड है ये कैसे होते हैं, यू शेप्ड होते हैं। आगे देखो ये पट्टियाँ एंथर के डेहिसेंस में, ठीक है ना, ये पट्टियाँ कहाँ पे काम आती है, एंथर के फटने से पोलन ग्रेन से जो बाहर निकलते हैं उसे क्या कहते हैं अपन, डेहिसेंस कहते हैं, में सहायता करते हैं। इस परत में कुछ जगहों पर पट्टियाँ नहीं पाई जाती है। सेलुलोज का जो डिपोजिशन जो पाया जाता है, मैंने बताया अभी आपको यू शेप्ड, कई जगह पर वो नहीं पाए जाते हैं। नहीं पाए जाते तो वहाँ की जो झिल्ली है, वहाँ की जो सेल है एंडोथीशियम की, वो कैसी रह जाती है, पतली रह जाती है। और जो पतली रह जाती है उसे अपन क्या कहते हैं, जो पतली परत या जगह रह जाती है उसे अपन क्या बोलते हैं, स्टोमियम बोलते हैं। एंडोथीशियम की वह जगह जहाँ पर सेलुलोज का डिपोजिशन नहीं पाया जाता हो और वो पतली भित्ति युक्त सेल से बना होता हो, उसे अपन क्या बोलते हैं, स्टोमियम कहते हैं। स्टोमियम जो सेल्स होती है वो ईजी वे के अंदर फट जाती है और फटने के कारण से एंथर वो बाहर निकल जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये, कि जब एंथर का डेहिसेंस होता है तो कौन सी जगह से होता है, तो आप कहोगे स्टोमियम से होता है, ठीक है ना। इन स्थानों से एंथर का स्फुटन होता है और परागकण बाहर मुक्त होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एग्जाम्पल आप देखोगे, कोसिनिया प्लांट में एंडोथीशियम की 2 परतें पाई जाती हैं। ये अपवाद जो हैं वो इंपॉर्टेंट रहते हैं भाई, एग्जाम से आपको पूछे जा सकते हैं कि ऐसा कौन सा प्लांट है जिनके अंदर एंडोथीशियम की 2 परतें पाई जाती हो। यहाँ पर आप देखोगे स्पाइरल डिपोजिशन, मैंने बताया आपको नॉर्मल जो है पट्टिकाओं के रूप में रहता है, यहाँ पर स्पाइरल डिपोजिशन जो देखने को मिलता है वो मेलोथ्रिया के अंदर देखने को मिलता है, जबकि ट्रांसवर्स पट्टिकाओं के रूप में जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, मोमोर्डिका, है ना, मोमोर्डिका के अंदर देखने को मिलता है। तो ये आपको याद रखना भी, ट्रांसवर्स और स्पाइरल डिपोजिशन वो किस किस में देखने को मिलता है, 2 परतें किस में पाई जाती हैं। तीसरा पार्ट अगर अपन देखोगे आप इसका, तो अंदर एक परत पाई जाती है, कितनी परत होती है, 3 से 4 परत पाई जाती है, वो क्या कहलाती है, मिडल लेयर कहलाती है एंथर की। थर्ड लेयर एंडोथीशियम परत की जस्ट नीचे से 3 से 4 परतें सिंगल लेयर्ड पाई जाती है। पतली पतली भित्तियों से ज़्यादा डिपोजिशन नहीं पाया जाता है। परिपक्वन के साथ साथ में ये एंथर में अपना पूरा न्यूट्रिशन डोनेट कर देते हैं, जिनके कारण से एंथर के मैच्योरेशन के साथ साथ में ये परतें हैं वो लगभग गायब हो जाती है, नष्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो ये पोषण लघु बीजाणुओं को अपना पोषण दे देती है और एंथर के मैच्योरेशन के साथ साथ में लगभग नष्ट हो जाती है ये। अगला चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो कौन सा है, टेपिटम। सबसे इसके अपन कह सकते हैं कि जो एंथर है, एंथर की या फिर अपन कह सकते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम की सबसे इनर मोस्ट जो लेयर होती है वो क्या कहलाती है, टेपिटम कहलाती है। टेपिटम से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, चाहे टेपिटम के प्रकार पूछ लो, टेपिटम का कार्य पूछ लो, टेपिटम की जो एंडोमाइटोसिस की जो प्रॉपर्टी है वो पूछ लो आप, ठीक है ना, काम क्या है इसका। यह एंथर की सबसे इनर मोस्ट जो परत होती है वो पाई जाती है तथा एक सिंगल परत के रूप में पाई जाती है। इनकी कोशिकाएं बड़ी होती है, जीवद्रव्य जो होता है वो डेंस होता है, गाढ़ा होता है, बड़ा केंद्रक पाया जाता है और केंद्र कैसे होते हैं, इनमें बहुकेंद्रकीय कोशिका देखने को मिलती है। ये याद रखना भी, टेपिटम जो होती है वो बहुकेंद्रकीय कोशिका होती है। माइक्रोस्पोरेंजियम मदर सेल के पोषण प्रदान करती है। जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है जो अभी अर्धसूत्रीय विभाजन करने वाला है उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। टेपिटम में एंजाइम, हार्मोन आदि चीज़ें बनाए जाते हैं। देखो
एंजियोस्पर्म में टेपिटम दो प्रकार के होते हैं, एक एमीबॉइड, इसे पेरीप्लाज्मोडियल भी कहा जाता है। कई बार इसके टाइप पूछे जाते हैं कि जो टेपिटम सेल्स होती है उसके प्रकार कौन से होते हैं, तो अमीबा के नाम से भी होती है अमीबॉइड सेल की। जो ये सेल होती है टेपिटम की, ये लेयर होती है यहाँ पर, इनमें से कुछ कोशिकाएं जो हैं वो यहाँ से निकलकर कहाँ चली जाती हैं, सेंटर के अंदर चली जाती हैं और उनके ऊपर अनियमित आकृति की हो जाती हैं ये सेल्स। तो जो सेल अनियमित आकृति की हो और मुख्य लेयर को छोड़कर सेंटर में चली जाती हो, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर चली जाती हो और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती हो, तो वो जो कोशिकाएं हैं जो अमीबा की आकृति की होती है और गतिशील होती है, अंदर घूम फिर सकती है, तो वे टेपिटम कोशिकाएं जो सेल वॉल टूटने से इनका प्रोटोप्लाज्म माइक्रोस्पोरेंजियम मदर सेल के बीच चला जाता है। यहाँ की इनकी जो सेल वॉल है ऊपर की तरफ लगी हुई है, ये सेल वॉल टूट जाएगी। सेल वॉल टूट जाएगी तो जो प्रोटोप्लास्ट है वो बचेगा, मतलब केवल प्लाज्मा झिल्ली के अंदर साइटोप्लाज्म जो बचा हुआ है वो, और सेल वॉल नहीं होने के कारण से इनकी आकृति क्या होगी, बिगड़ जाएगी और ये बीच में चली जाएगी तथा परागकणों को क्या देगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। इसलिए गति के कारण से अपन यहाँ से टूट कर ये अंदर आ गई, इसलिए इसे अपन क्या कह रहे हैं, अमीबॉइड कह रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में देखोगे ट्रेडेस कैंसिया और टाइफा और मोनोकोट्स के अंदर एग्जाम्पल, ये जो है ट्रेडेस कैंसिया जो है, इसका जो भी आप प्रोनाउंसिएशन अलग बोलते होंगे, टाइफा है, इनके अंदर कुछ एग्जाम्पल देखने को मिलता है। ये कोशिकाएं अमीबीय गति से शो करती हैं और माइक्रोस्पोरेंजियम के केंद्र में चली जाती है और वहाँ पर क्या देते हैं, आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं। एग्जाम्पल में और एग्जाम्पल अगर आप पूछा जाए इसमें तो एलिस्मा एग्जाम्पल है इसका, और ब्यूटोमस ये भी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। सेकेंड प्रकार के आप देखोगे, पहली जो है वो टूटकर अंदर जाती है, लेकिन दूसरी जो है वो अपने स्थान पर रहती है और अपने स्थान पर रहते हुए कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों का श्रावण करती है और वो पदार्थ जो है वो कहाँ चले जाते हैं, सेंटर में जाते हैं। अब अपन देखते हैं दूसरी कोशिका क्या कहलाती है, सेक्रेटरी कहलाती है, क्योंकि ये श्रावित करते हैं पदार्थों को, खुद हिलते नहीं है वहाँ से। इन्हें ग्रंथिल कोशिकाओं के नाम से भी जानते हैं या ग्लैंडुलर टेपिटम के नाम से भी जाना जाता है। श्रावी कह सकते हो या ग्रंथिल टेपिटम के नाम से जानते हैं। ये स्टेबल होती है। ठीक है, ये टेपिटम अपनी जगह पर बनी रहती है, लेकिन माइक्रोस्पोरेंजियम में खाद्य पदार्थों या रासायनिक पदार्थों का श्रावण करती रहती है। इन्हें डेवलपिंग पोलन ग्रेन को पोषण प्रदान करने का मुख्य कार्य है। ये कोशिकाएं लिपिड वेसिकल रखती हैं। इनमें क्या होती है, लिपिड वेसिकल्स पाई जाती हैं। इन्हें क्या कहते हैं, प्रोयूबिस बॉडीज कहते हैं। प्रोयूबिस बॉडी, इनके अंदर क्या पाई जाती है, प्रोयूबिस बॉडी जो है वो स्रावित करते हैं। ये प्रोयूबिस बॉडी जो वो स्रावित करते हैं, जिनके ऊपर स्पोरोपोलेनिन का डिपोजिशन पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है कि जो पोलन ग्रेन होता है, पोलन ग्रेन की चारों तरफ जो लेयर होती है, सबसे हार्डेस्ट लेयर होती है एक्जाइन के ऊपर, वो किसकी बनी होती है, तो आप कहोगे स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। ये तो कॉमन हो गया, सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, ये भी ठीक है। लेकिन ये पूछा जाता है स्पोरोपोलेनिन का जो निर्माण है वो टेपिटम की कौन सी कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है, तो आप कहोगे सेक्रेटरी या ग्लैंडुलर कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। कौन से पदार्थ से इनका डिपोजिशन होता है, या स्पोरोपोलेनिन जो पदार्थ है वो कौन सी वेसिकल्स के अंदर या कौन से वेसिकल्स के ऊपर पाए जाते हैं, तो आप कहोगे प्रोयूबिस। तो प्रोयूबिस जो है वो यूबिस बॉडीज के अंदर बदलता है और यूबिस बॉडीज जो है वो इनके चारों तरफ जाके चिपक जाती है और स्पोलोनिन की एक हार्ड लेयर बना लेते हैं। जमाव पाया जाता है जो पोलन ग्रेन को बाह्य आवरण में सुरक्षा प्रदान करता है और एक लंबे समय तक इसको सुरक्षित रखने का काम इसका होता है। इसका मतलब एक्जाइन के ऊपर पाया जाता है और इसी के कारण से स्पोरोपोलेनिन की उपस्थिति के कारण से ही पोलन ग्रेन है हजारों वर्षों से सुरक्षित पड़े रहते हैं और वो जर्मिनेट होने की क्षमता भी रखते हैं। कारण है कि भाई पोलन ग्रेन जो है एक प्लांट से जब दूसरे प्लांट्स में हवा के द्वारा और ड्राइनेस, धूप, एसिड, हर चीज़ों से जूझते हुए वो अपने टारगेट पे पहुंचता है, तो ऐसी अनफेवरेबल जितने भी कंडीशन है उनको रेजिस्टेंट या उनके प्रतिरोधी क्षमता के कारण से इनके अंदर क्या पाया जाता है, स्पोरोपोलेनिन का जो डिपोजिशन है वो देखने को मिलता है, ताकि इनकी जितनी हो सके उतनी ज़्यादा से ज़्यादा इनकी सुरक्षा की जा सके। तो ये प्रकृति का नियम है कि ज़्यादा स्ट्रगल अगर आपके लाइफ में है, इसका मतलब सीधा सा है कि आपको सही रास्ते पे हो और कुछ बड़ा अचीव करने वाले हो। ठीक है ना, अपने मंजिल टारगेट के जाने के लिए आपको पता है स्ट्रगल के बिना कुछ नहीं मिलेगा आपको। यदि टेपिटम सेल नष्ट हो जाती है तो पोलन ग्रेन है कभी भी विकसित नहीं हो पाते हैं। और पोलन ग्रेन कैसे होंगे, बंदे प्रकार के होंगे, वो स्टेराइल प्रकार के होंगे।
यहाँ पे मिराबिलिस जेलापा एग्जाम्पल किसमें, ग्लैंडुलर सेल का, और साइलिन पेंडुला। देखो एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे इन कोशिकाओं के बारे में, टेपिटम की जो करेक्टर है इनको बताया किसने था, तो इक्लिन और गोडविन ने 1968 के अंदर हेलबोरस फोएटिडस के अंदर इनका अध्ययन किया था। अब इनके अंदर जो अपन करेक्टर देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले जो बाह्य परत है, ये वाली जो परत है इसे क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। ये जो परत है इन्हें क्या बोलते हैं, यहाँ पर एंडोथीशियम बोलते हैं, मैंने आपको डिपोजिशन बताया था। और इसके नीचे की ये जो कोशिकाएं हैं इन्हें क्या बोलते हैं, मिडल लेयर बोलते हैं। और इसके अंदर जो कोशिका सबसे अंदर वाली जो परत है ये क्या कहलाती है, टेपिटम। टेपिटम की जो कोशिका लगी हुई है यहाँ पर बड़ी साइज की ये जो कोशिका है इन्हें क्या कहते हैं, ग्लैंडुलर कोशिका कहते हैं। और कुछ कोशिकाओं अपने कोशिका भित्ति को तोड़कर अंदर की तरफ निकल जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, एमीबोइडल सेल कहते हैं। तो अंदर जो पड़ी है ये वाली कोशिका बीच बीच में, ये क्या कहलाती है, एमीबोइडल सेल कहलाती है। ये जो कोशिकाएं हैं बड़ी साइज की इन्हें क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल कहलाती है। इनके अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनते हैं, मेल गैमेट का निर्माण, मतलब पोलन ग्रेन का निर्माण होता है। स्पोरोजीनस सेल्स, इसके अंदर जो मैट्रिक्स भरा होता है, सभी कोशिकाएं जो भरी होती है जिनके बड़े आकृति होने के कारण से माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनती है। तो ये जो टिश्यू भरा हुआ है अंदर ये पूरा, ये क्या कहलाता है, स्पोरोजीनियस टिश्यू कहलाता है। देखो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के मियोटिक डिवीजन तथा पोलन ग्रेन के विकास के दौरान टेपिटम सेल्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। टेपिटम कोशिकाएं सेलुलेज एंजाइम भी पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि सेलुलेज जो एंजाइम है वो किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो टेपिटम के द्वारा रिलीज किया जाता है। इसका मुख्य काम क्या है, तो जब टेट्राड जो पोलन ग्रेन में अर्धसूत्री विभाजन कारण से जो पोलन ग्रेन बनते हैं वो कितने बनते हैं, 4 बनते हैं। और चारों जो हैं वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। किसके द्वारा जुड़े रहते हैं ये आपस में, ये आपस में एक पदार्थ के द्वारा जुड़े रहते हैं, इसे कैलोज कहा जाता है। किससे जुड़े रहते हैं, पोलन ग्रेन कैलोज से जुड़े रहते हैं। इन कैलोज को तोड़ने का काम जो है वो किस एंजाइम का है, कैलेज एंजाइम का काम है। ये जो कैलेज एंजाइम है ये टेपिटम के द्वारा स्रावित किया जाता है, ये याद रखना भाई। इसी के कारण से ये काम जब करेगा तभी ये क्या होंगे, सब अलग अलग होंगे। तो के बीच में कैलोज पदार्थ का डिपोजिशन को तोड़कर प्राकणों को मुक्त या अलग अलग करते हैं। टेपिटम सेल से रिलीज यूबिस बॉडी, मैंने कहा ना प्रो यूबिस से यूबिस में कन्वर्ट होता है। और यूबिस जो बॉडी है वो पोलन ग्रेन के ऊपर आकर डिपोजिट होते हैं, एक्जाइन के ऊपर बनते हैं, एक्जाइन के ऊपर आकर चिपकते हैं, चिपकने के कारण से उसमें स्पोरोपोलिनिन का डिपोजिशन हो जाता है। और पृथ्वी पर सबसे हार्ड जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो स्पोरोपोलिनिन होता है। इसी के कारण से इनकी जो क्षमता है कि हजारों वर्षों तक ये पड़े रह सकते हैं, जीवाश्म के रूप में भी मिलते हैं आपको आज। तो वो किसकी प्रॉपर्टी है, वो स्पोरोपोलिन की प्रॉपर्टी है। उसी के कारण से आज आपको जीवाश्म के रूप में है हजारों वर्षों पुराने जो पोलन ग्रेन है वो देखने को मिलते हैं। टेपिटम कोशिका में विभाजन अगर आप देखोगे, टेपिटम कोशिका में विभाजन किस प्रकार का होता है, तो होता तो समसूत्री विभाजन के समान ही है, लेकिन इसमें साइटोकाइनेसिस नहीं पाया जाता है, केवल केंद्र का विभाजन होता है। साइटोकाइनेसिस नहीं होता लेकिन कैरियोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है कि केंद्र का विभाजन हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। एंडोमाइटोसिस भी कहा जाता है इसे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखोगे टेपिटम कोशिका में एंडोमाइटोसिस देखने को मिलता है। एंडोमाइटोसिस का मतलब होता है, वैसे देखा जाए तो एक कंडीशन ऐसी भी इनको अंदर देखने को मिलती है कि ये केंद्रक है, केंद्रक में विभाजन भी नहीं हो रहा है और गुणसूत्र क्या कर लिए, अपना विभाजन कर लिए। ये कंडीशन भी हो सकती है कि गुणसूत्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है लेकिन केंद्रक में विभाजन नहीं हो रहा है, और कई बार केंद्रक में विभाजन हो रहा है लेकिन साइटोप्लाज्म में विभाजन नहीं हो रहा है। तो ऐसी कंडीशंस भी इसमें देखने को मिलती है। साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, कोशिका विभाजन नहीं होता है, लेकिन लगातार केंद्रक की संख्या बढ़ती रहती है या आनुवांशिक पदार्थों की संख्या लगातार बढ़ती रहती है। तो इस प्रकार का विभाजन इसमें होता है एंडोमाइटोसिस, जो एक प्रकार का माइटोसिस ही है, लेकिन इसमें केंद्रक का विभाजन तो लगातार होता है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। इस प्रकार के मल्टी न्यूक्लिएटेड जो कंडीशन है वो देखने को मिल सकती है। कोशिकाओं का एक निर्माण होता है। टेपिटम कोशिका में एक से अधिक केंद्रक पाया जाना एक सामान्य लक्षण है। टेपिटम कोशिका में विभाजन को पहले क्या कहा जाता था, एमाइटोसिस कहा जाता था, असमसूत्री विभाजन भी कहा जाता था, जिसमें केवल केंद्रक का विभाजन होता है। तो इसे एमाइटोसिस शब्द भी दिया जा सकता है आपको।
टेपिटम सेल्स की उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार की होती है। उत्पत्ति के आधार पर दो, एक तो पी टेपिटम और एक सी टेपिटम। पी टेपिटम इसमें पाई जाती है और सी टेपिटम इसमें पाई जाती है। तो पी टेपिटम देखोगे आप साल्विया के अंदर, साल्विया मेलिफेरा में, और सी टेपिटम जो है वो इलेक्ट्रा थॉम्सोनी में पाया जाता है। तो यहाँ अपन देखेंगे स्पोरोजीनस सेल्स किसके अंदर पाई जाती है, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स मतलब माइक्रो स्पोरेंजियम है उसके सेंटर में जो पाई जाती है स्पोरोजीनस सेल्स पाई जाती है। एंथ्री या माइक्रोस्पोरेंजियम की टेपिटम कोशिकाओं के अंदर सहजातीय कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स कहा जाता है। ये कोशिकाएं वृद्धि कर माइक्रोस्पोर या पूर्णग्रेन मदर सेल्स का निर्माण करती है। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या पूर्णग्रेन मदर सेल्स का निर्माण करती है। अब अपन पढ़ेंगे कि ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है इनमें विभाजन कैसे होता है। तो ये आज का अपना पहला जो चैप्टर था वो यहाँ पर अपना कंप्लीट होता है। कैसा लगा आप लोगों को ये टॉपिक, और इसमें कोई इंप्रूवमेंट या कोई भी चीज़ें अगर लगता है तो आप लोग प्लीज़ कंप्लीट अपना जो कमेंट है वो ज़रूर डाल के जाइए। तो आज के लिए अपनी क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।